Hello students, now today we are going to start next lecture of periodic classification of elements। तो पहले ये जान लेते हैं कि जो लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किए, हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के, और उन 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या स्टडी किया। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था कि चैप्टर को आप 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। एक पार्ट में आप हिस्ट्री स्टडी करेंगे और सेकंड पार्ट में आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट को बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। मीन्स ए कॉन्सेप्चुअल स्टडी, या बोल सकते कि एक पैटर्न वाइज आप स्टडी कर सकते हैं। तो अब तक जो थ्योरेटिकल पार्ट था, हिस्ट्री थी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आपने स्टडी कर लिया लेवोइजियर क्लासिफिकेशन, डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड। डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपने स्टडी किया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बच्चों हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अब तक के क्लासिफिकेशन में जो मेजर क्लासिफिकेशन माना जाता है या मेजर जो कंट्रीब्यूशन रहा वो किसका रहा, मेंडलीफ का रहा। क्योंकि मेंडलीफ ने बहुत सारे एलिमेंट को काफ़ी सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया था और उसकी मेरिट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। Today we will study the demerits of Mendeleev periodic classification। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दी, इसमें हमें कहाँ कहाँ पर डिमेरिट्स मीन्स कहाँ कहाँ पर गलतियाँ नज़र आती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा बच्चों, यही स्टेटमेंट या यही पर्टिकुलर पॉइंट आप स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। जैसे कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसे प्लेस किया गया है, हाइड्रोजन को मेंडलीफ ने प्लेस किया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ में। बट अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब की टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और इनकी टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो इनके साथ भी सिमिलरिटी शो करता है और इनके साथ भी सिमिलरिटी शो करता है। मीन्स हाइड्रोजन जो है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ भी रिसेंबलिंग शो करता है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ भी रिसेंबलिंग शो करता है। तो इस पॉइंट को समझिएगा बच्चों, बिकॉज हाइड्रोजन शो सिमिलरिटीज विद बोथ दीज ग्रुप्स। हाइड्रोजन इसके साथ भी सिमिलरिटी शो करता है और इसके साथ भी सिमिलरिटी शो करता है। तो हाइड्रोजन को कहाँ पर प्लेस किया जाए, हाइड्रोजन को कहाँ पर प्लेस किया जाए, मींस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर कि इसे कहाँ प्लेस किया जाए। इसे अगर एल्कली मेटल के साथ रखा जा रहा है तो आपका क्वेश्चन होगा कि इसे हेलोजेंस के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या बोला जाता है, हेलोजेंस, क्योंकि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो डाउट ये है कि इन्हें हेलोजन के साथ ही क्यों नहीं रखा या फिर एल्कली मेटल के साथ ही क्यों रखा है। तो इसका कोई रीज़न नहीं था, मीन्स हाइड्रोजन की पोजीशन उस समय पर क्लियर नहीं थी। ये फर्स्ट ड्रॉबैक था, ये फर्स्ट डिमेरिट थी बच्चों। सेकंड डिमेरिट थी पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। चलिए पहले बात करते हैं कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। क्लास 9th में आपने स्टडी किया है बच्चों, आइसोटॉप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स आपने स्टडी किए 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, तीनों में हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है। अब अगर मैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो अगर एटॉमिक मास मींस मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आपने स्टडी की, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास या मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो अगर आप एटॉमिक मास को टारगेट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अगर आप एटॉमिक मास को टारगेट कर रहे हो तो एटॉमिक मास के बेसिस पर तो तीनों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास इन तीनों आइसोटॉप्स को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन वहां पर असाइंड होनी चाहिए। मींस these isotopes
should be present at different position या डिफरेंट प्लेसेस। क्यों होना चाहिए? क्योंकि तीनों के मास नंबर अलग अलग है। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि तीनों के मास नंबर अलग अलग हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। टेबल में आपने केवल एक ही हाइड्रोजन देखा, 3 हाइड्रोजन नहीं देखे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि अगर आइसोटॉप्स को देखा जाए तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, मींस एटॉमिक मास के व्यू से ये तीनों डिफरेंट है और तीनों की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, जबकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स की पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं था, सबकी सेम पोजीशन, मींस हाइड्रोजन को केवल एक ही पोजीशन असाइन की गई थी। चलिए, ये सेकंड ड्रॉबैक, सेकंड डिमेरिट हमने कंप्लीट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिमेरिट क्या थी मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। तो बच्चों, थर्ड डिमेरिट थी अनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए बच्चों, ये एक अच्छा ड्रॉबैक है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट की अनोमलस पेयर क्या होते हैं? बेटा, अनोमलस पेयर बच्चों वो होते हैं जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को फॉलो नहीं करते, जिनमें आपने एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं किया। अनोमलस पेयर उन्हें बोला जाएगा जिनमें एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अनोमलस पेयर उन्हें बोला जाएगा जिनमें एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया है। जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, पहले लिखा होगा कोबाल्ट और बाद में लिखा होगा निकल। पहले लिखा हुआ है कोबाल्ट और बाद में लिखा हुआ है निकल। और कोबाल्ट का अगर मास नंबर देखा जाए तो इसका मास नंबर होता है 58.9 और निकल का होता है 58.7। देख सकते हैं आप कि यहां पर कोबाल्ट को पहले प्लेस किया और बाद में निकल को प्लेस किया, जबकि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले कौन होना चाहिए था? निकल, और बाद में कौन होना चाहिए था? कोबाल्ट। मींस ऐसे भी कुछ पेयर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में थे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिखे हुए थे, जबकि हमें इन्हें किस फॉर्मेट में अरेंज करना था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। नेक्स्ट होगा बच्चों टेल्यूरियम और आयोडीन। ये दो एलिमेंट भी अनोमलस पेयर थे। यहाँ पर भी एटॉमिक मास जो था, मींस एलिमेंट जो अरेंज थे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज थे। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 126.9 और टेल्यूरियम होता है 127.6। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेल्यूरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा है और आयोडीन का एटॉमिक मास कम है, जबकि हमें फॉलो करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर। बट इन्हें करेक्ट पोजीशन देने के लिए इनका जो ऑर्डर आ गया वो डिक्रीजिंग हो गया और इसे ही क्या बोला जा सकता है? अनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट बोला जा सकता है। जब आप नोबल गैसेस को प्लेस कर देंगे, नोबल गैसेस को प्लेस कर देंगे तो नोबल गैसेस को प्लेस करने के बाद पीरियोडिक टेबल में किसे प्लेस कर दिया जाएगा? ऑर्गन को। और अगर आप ऑर्गन और पोटेशियम की पोजीशन देखें, ऑर्गन और पोटेशियम की पोजीशन देखें तो ऑर्गन का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 40 होता है और पोटेशियम का कितना होता है? 39। तो इस पेयर को भी आप देख सकते हैं कि ये भी आपको किस ऑर्डर में मिलेगा? ऑर्गन जिससे पहले प्लेस किया जाएगा जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, जबकि पहले किसे रखना चाहिए था? पोटेशियम को रखना चाहिए था। तो बच्चों को ये डाउट होता है कि ऑर्गन डिस्कवर नहीं हुआ था, बट ऑर्गन को पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में प्लेस नहीं किया था, बट जब मॉडिफाई कर दिया गया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को तो हमने वहाँ पर ऑर्गन को भी एक पोजीशन असाइन कर दी थी। तो बच्चों, ये थे अनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज्ड थे। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक था, नेक्स्ट ड्रॉबैक ये था dissimilar elements were present in same group while similar were separated। देखिए, टेबल किस लिए ड्रॉ की, टेबल किस लिए बनाई गई? ताकि डिसिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग रखा जाए और सिमिलर एलिमेंट मींस जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो वो सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप में आ जाएं। जबकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कई सारे ऐसे एलिमेंट्स से जो गलत पोजीशन पर आ गए थे, उन एलिमेंट्स के साथ रखे हुए थे जहां पर उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी नहीं थी। तो जैसे कि बच्चों मैं बात करूं, इसका मैं एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। यहाँ पर
जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का जो सब ग्रुप है मीन सेकंड पार्ट है, सेकंड ए, इसमें था कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को जो पोजीशन असाइन की गई है फर्स्ट ग्रुप के साथ में, ये गलत है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, आप जानते हैं कि ये मेटल्स काफ़ी रिएक्टिव होती हैं, और आपको पता है कि सिल्वर, गोल्ड कैसे मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई सिमिलरिटी नहीं है, प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी नहीं है, बट इन्हें प्लेस किया गया है एक ही ग्रुप में। ये इस क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक है कि आपने डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया। डिसिमिलर क्यों है ये आपको क्लियर हुआ, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है और इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है बच्चों। और इसी तरह से आगे देखा जाए तो ये तो था जो डिसिमिलर एलिमेंट थे वो एक ही साथ रखे थे, और सिमिलर एलिमेंट्स जैसे कि हम बात करें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए थी, आयरन, कोबाल्ट, निकल के साथ में। मींस जो इनके जैसे प्रॉपर्टी रखते हैं उनके पास इन एलिमेंट्स को होना चाहिए था, बट ये एलिमेंट्स रखे हुए थे एक गलत जगह पर, एक गलत ग्रुप में, जहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई सिमिलरिटी नहीं थी। तो बच्चों ये थे मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के 4 सिंपल ड्रॉबैक। एक लास्ट ड्रॉबैक जो है मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, वो था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। पीरियोडिसिटी का मीनिंग होता है रिसेंबलिंग इन प्रॉपर्टी या रिपीटेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। आपने देखा कि आप लिथियम से सोडियम पर गए, सोडियम में वही प्रॉपर्टीज मिली जो लिथियम में थी। आप पोटेशियम पर गए, पोटेशियम में वही प्रॉपर्टीज मिली जो लिथियम और सोडियम में थी। आप रुबिडियम पर गए, आपको प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी मिली। मींस हमने ये तो सुना कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलने पर सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, बट हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो जाता है, कि एटॉमिक मास में वो चेंज लाने पर ऐसी क्या ऑब्जर्वेशन होती है, ऐसा क्या हो जाता है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट हो जाती है। मींस प्रॉपर्टीज का एटॉमिक मास के साथ क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को मेंडलीव ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसे भी एक ड्रॉबैक कंसिडर किया जा सकता है। बेटा ड्रॉबैक इसीलिए इसे कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाली पीरियोडिक टेबल में आप कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी बता पाएंगे, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि पीरियोडिसिटी क्या है और उसका रीजन क्या है। ठीक है, आगे आने वाली टेबल में आप आइसोटॉप्स की पोजीशन को लेकर भी डाउट क्लियर कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा डाउट ये है कि आइसोटॉप्स को डिफरेंट पोजीशन असाइन नहीं की गई। अब देखते हैं कि आगे आने वाली टेबल में क्या मॉडिफिकेशन होगा, कि ये हमारे जो डाउट्स हैं ये रेक्टिफाई हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और आज की क्लास मेंडलीव के ड्रॉबैक से इसीलिए हमने स्टार्ट की ताकि आप इन ड्रॉबैक के साथ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को आसानी से समझ पाएं, आसानी से आप कंपेयर कर पाएं कि मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ने किस तरह से मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को रेक्टिफाई कर दिया। तो बच्चों अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, जिसके तहत जो टेबल बनाई गई उससे बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हम डायरेक्टली लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। तो बच्चों अब समय आ गया है कि आप उसी टेबल को स्टडी करेंगे जिस टेबल की इमेजेस आप देखते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपने देखा होगा कि कई सारे ग्रुप्स होते हैं और कई सारी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। बहुत बड़ी सी टेबल जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी। बट बच्चों इस सारे कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि मेंडलीव से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से साइंटिस्ट ने हेल्प की कि हमें इस तरह से टेबल को ड्रॉ करना चाहिए या फिर हमें इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए, और उन्होंने किस तरह से पता लगाया कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये एनसीईआरटी का कंटेंट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल थी, ये बनाई गई किस तरह से। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोजले।
इसका जो मेजर मींस इसे प्रपोज करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया, प्रपोज्ड बाय मोजले, हेनरी मोजले। तो साइंटिस्ट है मोजले जिन्हें मेन क्रेडिट जाता है, मेजर क्रेडिट जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। चलिए अब बात करते हैं कि मोजले ने किस तरह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से हमें हेल्प की मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर स्विच करने में। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मोजलेस एक्सपेरिमेंट जिसे बोला जाता है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बट इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले क्यों एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ उसके बारे में सुनिएगा बच्चों। जब मेंडलीव ने अपनी टेबल प्रपोज की, मेंडलीव क्लासिफिकेशन जब आया, उस टाइम पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन जब साइंटिस्ट मोजले ने ऑब्जर्व किया कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उन्हीं के बेसिस पर इन्होंने अब नया कॉन्सेप्ट डिफाइन किया। और वो किस तरह से डिफाइन किया, मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मेटल पर बम्बार्ड किए, मेटल शीट पर, ठीक है, सपोज कीजिए मेटल है, मेटल पर बम्बार्ड किए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बौछार की और मेटल से एक रेडिएशन इमिट हुई जिन्हें बोला जाता है एक्सरेज। तो मेटल से जो इमिट होने वाली रेडिएशन थी बच्चों वो थी एक्सरेज, और उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को इसने ऑब्जर्व किया। उन एक्सरेज की बात करेंगे अब फ्रीक्वेंसी की, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यू से। तो इन फ्रीक्वेंसी का कर्व ड्रॉ किया एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ में। तो इन्होंने कर्व ड्रॉ किया फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है इसका कर्व ड्रॉ किया मास नंबर के साथ में। यहां पर ए रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, एटॉमिक मास को। और एक और कर्व इन्होंने ड्रॉ किया स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर जेड। एटॉमिक नंबर एक सीक्वेंस है जिसे आप 1 2 3 4 असाइन करते हैं, नंबर एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन करते हैं जो ज़्यादातर एटॉमिक मास मीन्स जनरली एटॉमिक मास के ऑर्डर को फॉलो करता है। बट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, वो कैसे होगा अभी हम देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जब कर्व ड्रॉ किया एटॉमिक मास के साथ, सपोज कीजिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 20 है, 40 80, यहाँ पर 5 10 20 15 20। चलिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल इसका कर्व देखते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों कर्व मिला था वो इस तरह का था। मीन्स एटॉमिक मास के साथ में जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का अलग अलग एलिमेंट के एटम से अलग अलग एलिमेंट पर जो रेडिएशन थी, एक्सरेज थी, उनकी फ्रीक्वेंसी का कर्व हमने ड्रॉ किया उनके मास नंबर के साथ। तो इस टाइप का कर्व मिला। आप देख सकते हैं कि इस कर्व में आपको कई सारे फ्लक्चुएशंस नजर आ रहे हैं बच्चों। इससे स्ट्रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन था, फिर फ्लक्चुएशन आया, फिर स्ट्रेट लाइन बनी, फिर कुछ एटॉमिक मासेस के साथ फ्लक्चुएशन आया, फिर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। जबकि हम एटॉमिक नंबर के साथ देखें, हम एटॉमिक नंबर के साथ देखें तो आपको कर्व मिलेगा इस तरह का। आप जिस भी एलिमेंट के साथ देखेंगे, जिस भी एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा स्ट्रेट लाइन, जैसे कि ये 5 10 15 और यहाँ पर है 10 20 30 40। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अगर इसे एटॉमिक नंबर के साथ कंपेयर करके इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। जबकि यहाँ पर ये कैसा मिलता है आपको, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है। तो आप बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जिस तरह से एटॉमिक नंबर पर रेगुलरली वेरी कर रही है, मींस एक ही पैटर्न से डिपेंड करती है, तो उसी तरह से एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करेगी, एटॉमिक नंबर पर, ना कि मास नंबर पर। मींस अगर हम प्रॉपर्टीज को एटॉमिक नंबर के साथ रिलेट करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू मास नंबर, क्योंकि मास नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन रेगुलर वेरिएशन नहीं है। और यहाँ पर जो आपने ऑब्जर्वेशन देखी वो रेगुलर ऑब्जर्वेशन है, सेम ऑब्जर्वेशन है, किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन कर्व में नहीं आया है। तो ज़्यादा सूटेबल कौन होगा कि हम प्रॉपर्टीज़ को किसके साथ रिलेट करें, एटॉमिक नंबर के साथ। तो इसी के बाद साइंटिस्ट मोजले ने एक पीरियोडिक लॉ दिया जिसे बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोजलेस पीरियोडिक लॉ।
तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बताया था कि आप मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को याद रखें, जिससे आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था बच्चों? दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic number। बच्चों ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। मोज़ले ने ये पता किया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी पीरियोडिकली ज़्यादा अच्छे से किस पर डिपेंड करेगी? एटॉमिक नंबर पर, ना कि मास नंबर पर। तो ज़्यादा सुटेबल कौन था बच्चों? एटॉमिक नंबर। मीन्स अब आप बोल सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो था, इसका बेसिस क्या था? इसका बेसिस था एटॉमिक नंबर। अब जब बच्चों एटॉमिक नंबर की बात आती है तो आप बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी स्कीम, जो साइंटिस्ट है बोहर एंड बरी, उनके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आप एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर सकते हो। तो और भी कई सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, जैसे कि मैं बात करूं रामसे, वार्नर, बोहर एंड बरी। तो इन सारे साइंटिस्ट ने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में काफ़ी अच्छे से इन्होंने रोल प्ले किया बनाने में। बोहर एंड बरी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट दिया, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट इतना हेल्पफुल रहा कि उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के अरेंजमेंट को एक अलग ही कॉन्सेप्ट से डिफाइन कर दिया। प्रॉपर्टीज़ को और अच्छे से आप स्टडी कर पाएंगे, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इसे बोला जा सकता है बोहर्स पीरियोडिक टेबल। तो बोहर्स पीरियोडिक टेबल या बोहर टेबल बोला जाए तो वो इसी की बात की जा रही है। बोहर को क्रेडिट क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगी एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। ज़्यादा सुटेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एटॉमिक नंबर। और मैंने आपको बताया कि और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लोअर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बनाने में हेल्प की। किसी ने नोबेल गैसेस की डिस्कवरी में हेल्प की, और किसी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट से मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जो कंटेंट है वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अब जो आपका सस्पेंस था वो आउट हो चुका है कि एटॉमिक नंबर की बात हमें यहाँ पर करनी है। तो आप कंपैरिजन कर लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन आपने स्टडी किया, दोनों में जो ड्रॉबैक थे वो रेक्टिफाई हो पाए हैं या फिर नहीं हो पाए। तो बच्चों फर्स्ट ड्रॉबैक आपने मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में स्टडी किया था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखें, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी हाइड्रोजन को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ प्लेस किया गया। कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन को टेबल से अलग लिख दिया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ भी सिमिलरिटी शो करेगा और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ भी सिमिलरिटी शो करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो ड्रॉबैक है ये अभी तक भी ड्रॉबैक बना हुआ है, बट ये इतना मेजर ड्रॉबैक नहीं है कि जिससे आपका क्लासिफिकेशन आप गलत प्रूफ कर सकें। तो हाइड्रोजन की पोजीशन, स्टिल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर, बट बात की जाए कुछ बुक्स में हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया जाता है सेपरेट पोजीशन पर, ना मेटल्स के साथ ना फिर नॉन मेटल्स के साथ। क्लियर? ये फर्स्ट ड्रॉबैक था। अब बात करते हैं रिमेनिंग ड्रॉबैक की। सेकेंड ड्रॉबैक जो था, सेकेंड ड्रॉबैक जो आपने स्टडी किया था वो था आइसोटॉप्स की पोजीशन। आइसोटॉप्स जिनकी बात मैंने आपसे की थी 1H1, 1H2, 1H3, और हमारी समस्या ये थी कि आपने हाइड्रोजन को सेपरेट पोजीशन असाइन नहीं की। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को सेपरेट पोजीशन असाइन नहीं की। अब आपकी क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर। अब आपने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो किस बेसिस पर है? एटॉमिक नंबर पर। और एटॉमिक नंबर के बेसिस पर आप देख सकते हैं कि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो तीनों की जो पोजीशन होगी वो सेम पोजीशन होगी। मींस अकॉर्डिंग टू न्यू बेसिस कोई जरूरत नहीं है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को डिफरेंट पोजीशन असाइन करने की। टेबल में एक ही हाइड्रोजन आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेकेंड ड्रॉबैक जो था वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट ड्रॉबैक की हम बात करते हैं अनोमलस फिगर।
अनोमलस पेयर में बच्चों आपने देखा, जैसे कि बात करें ऑर्गन और पोटेशियम की, ऑर्गन का एटॉमिक मास 40 था, इसका 39 था। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग था, बट एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। मींस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस सही है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस सही है। उसी तरह से हम बात करें कोबाल्ट एंड निकल की, कोबाल्ट एंड निकल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसका एटॉमिक मास ज्यादा है और इसका एटॉमिक मास कम है। तो एटॉमिक मास का ऑर्डर डिक्रीजिंग था, क्या एटॉमिक नंबर का ऑर्डर भी डिक्रीजिंग है? तो आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। इनके एटॉमिक नंबर कितने होंगे बच्चों? ये होगा 27 और ये होगा 28। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कोबाल्ट और निकल का ऑर्डर कैसा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, और इसका भी ऑर्डर कैसा होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। सिमिलरली टेल्यूरियम और आयोडीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखे जाए तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में ही अरेंज्ड है, बट एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वो कैसे पेयर बन जाते हैं? अनोमलस पेयर बन जाते हैं। चलिए, मतलब एटॉमिक नंबर बोलना बहुत अच्छा रहा। एटॉमिक नंबर बोलने से आइसोटॉप की पोजीशन का जो डाउट था वो रेक्टिफाई हो गया, अनोमलस पेयर वाली प्रॉब्लम भी हमारी सॉर्ट आउट हो गई। थर्ड जो ड्रॉबैक था कि डिसिमिलर एलिमेंट एक ग्रुप में आ गए और सिमिलर एलिमेंट सेपरेट हो गए। तो आप देखेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जिनकी पोजीशन बिल्कुल चेंज हो गई, ये दूसरी जगह पर चले गए, और फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वही मेटल्स थी जो कि हाईली रिएक्टिव है, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल का एक अलग ग्रुप बन गया, वो अपने आप सेपरेट हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर में अरेंज करने पर सिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग हो जाती है और डिसिमिलर एलिमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं अगर एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया जाए। चलिए, ये भी ड्रॉबैक क्लियर हुआ। अब जो मेन ड्रॉबैक था जिसे स्टडी करना इंटरेस्टिंग है, तो हम उसी की बात करते हैं, वो है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, तो पहले तो हम देखें कि पीरियोडिसिटी क्या होता है। पीरियोडिसिटी जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है, रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल या एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होना, प्रॉपर्टीज में रिसेंबलिंग होना, इसे ही क्या बोला जा सकता है? पीरियोडिसिटी बोला जा सकता है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटेशन और रिसेंबलिंग इन प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर पीरियड और रेगुलर इंटरवल, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीटेशन। क्लियर? तो ये था पीरियोडिसिटी। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर कंसीडर करने पर आप कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसे ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल ले लेता हूँ। फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, और फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट थे वो थे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्लियर? इन्हीं एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो इस अकॉर्डिंग आप अगर हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 21, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 281 और पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 2881। सिमिलरली आपको 2881 आगे के कॉन्फ़िगरेशन मिलते जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है बच्चों कि हमने इन सारे कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन देखा। आप आगे रुबिडियम और सीजियम लिखेंगे तो उनके कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको लास्ट में कितना नजर आएगा? 1 नजर आएगा। उनके कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको लास्ट में कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और यही बच्चों आपको समझना है कि एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन, जिसे क्या बोला जा सकता है? ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है? सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो पूरे वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, और हम जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज किन पर डिपेंड करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर रिपीटेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर सभी के सेम हैं तो सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, और यही क्या होगा बच्चों, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी होगा, जिसका आप एटॉमिक मास से नहीं बता सकते थे, बट इसे आप किससे रिलेट कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर से। मींस अब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी एक्सप्लेन किया जा चुका है, तो आपको इस चीज को एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कॉज क्या होगा पीरियोडिसिटी का, रिपीटेशन का, रीजन क्या होगा, सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारे एलिमेंट का सिमिलर है, तो ये क्या होगा, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी होगा। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया मेंडलीव क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक, और फिर किस तरह से उन ड्रॉबैक को हमने एटॉमिक नंबर को इंट्रोड्यूस करके रेक्टिफाई कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। हम उस टेबल को जानने की कोशिश करेंगे जो आप इमेजेस में देखते हैं कि किस तरह से उसमें ग्रुप और ब्लॉक वगैरह सारी चीजें असाइन की गई है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।